Assalamu alaikum. This is your physics teacher Sir Faizan and I hope so you all are doing good at your home. So today in this online lecture we are going to discuss laws of motion from your textbook and try to discuss these motions. As you know that we have 3 laws of motion in our textbook. So today we are going to discuss all of 3 and try to drive second equation of motion. So let's start. So what is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion is also called law of inertia. Every object continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, मतलब चलती रहेगी. लेकिन अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो वो हमेशा रुकी रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. सो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Now move towards the second law of motion. Second law of motion says when a force acts on a body, it produces acceleration in the body in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force. As we have discussing in previous law, first law of motion, अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो वो हमेशा चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. या कोई बॉडी स्टैटिक है, वो स्टैटिक की पोजीशन में रहेगी, वो रुकी रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. तो उसी लॉ को फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बन जाता है. मीन्स अब जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हुई है, वो बॉडी फिर उसी एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में चलने लगेगी. मीन्स अगर लेफ़्ट साइड से फोर्स आई है तो वो जो बॉडी है वो भी लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ आगे बढ़ने लगेगी. लेफ़्ट साइड से क्योंकि आई है तो वो राइट साइड की साइड पे बढ़ने लगेगी. मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर राइट साइड से आई है तो लेफ़्ट साइड पे, अगर लेफ़्ट साइड से मोशन इस एक्सेलरेशन मिल रही है, उसे फोर्स मिल रही है, तो वो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड की तरफ जाएगी. सो डायरेक्शन जो होगी बॉडी की वो उस फोर्स की डायरेक्शन में होगी. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव अ लिटिल बिट derivation as well to explain it. Derivation of F is equals to ma. As we have discussed कि फोर्स अप्लाई होगी तो क्योंकि बॉडी है उसका कोई मास भी होगा और वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी. सो फॉर दैट पर्पस वी फर्स्ट डिस्क्राइब इट. When a force is applied to a body, it produces acceleration in the body in the direction of force. This acceleration is directly proportional to the force. अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पे तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी उसी की डायरेक्शन में, और उस एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के. मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करके दिखाया गया. A is directly proportional to F. It means greater the force acting on the body, the greater will be acceleration provided that mass of the body is constant. जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा आपको. इफ़ अ ट्रक हिट्स, अगर कोई ट्रक हिट करता है किसी जगह, कोई किसी चीज़ को, और अगर कोई एक बाइक हिट करती है उसी सेम चीज़ को, तो दोनों के हिट करने में जो फोर्स अप्लाई होगी वो डिफरेंट होगी. सो मास तो सेम है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस मास पे वो कितना है. अगर जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी
अकॉर्डिंग टू डेट बढ़ जाएगी. डेट्स वाई ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जबकि बॉडी का मास सेम रहेगा, कांस्टेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी मैथमेटिकली. जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी मैथमेटिकली. लिखा प्रेजेंट किया उन्होंने, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m. वी ऑल्सो रीड एज ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m. It means that greater the mass of the body, the less will be acceleration, provided that the force is constant. अगर फोर्स कांस्टेंट रखी जाए और मास को बढ़ा दिया जाए, मींस अब बाइक जो है, स्लो मोटर बाइक है, वो किसी ऐसे मास को हिट कर रही है जिसका मास पिछले मास से ज़्यादा था, और ट्रक भी हिट कर रहे हैं. लेकिन अब इन्होंने जो इसमें एग्जांपल दी वो दी है कि ट्रक ही हिट करे दो डिफरेंट मासेस को. तो अगर मास चेंज होगा तो जो हिट है, जो फोर्स है, हिटिंग फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू द लेसर मास बॉडी. नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, जो प्रीवियस इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. एंड जो अभी हमने इक्वेशन यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल लिखी है, ए प्रोपोर्शनल टू 1/m, उन दोनों को कंबाइन किया है, तो वी गेट ए प्रोपोर्शनल टू f/m. देन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो we get a constant figure of a is equals to k f/m. Put k is equals to 1, then a equals to 1. अगर हम k को एज अ 1 ले लें तो a भी 1 कंसिडर किया जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1, फिर a is equals to f/m, hence f is equals to ma. So this is the second equation, second law of motion. It's a law. Now move towards the third law of motion. Third law of motion is quite easy to understand. To every action there is an equal but opposite reaction. Means if we apply a force or try to hit something, meanwhile it have opposite reaction in opposite direction. Means if we hit a ball on a wall, अगर हम एक बॉल थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर, तो वॉल के ऊपर बॉल हिट टकराने के बाद वो वापस उसी स्पीड से आ जाती है हमारे पास, बिकॉज़ वॉल का मास और वॉल की स्टैटिकनेस इतनी ज़्यादा है कि बॉल अपनी फोर्स से उस वॉल को मूव नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई बॉल वापस रिटर्न हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है विथ सेम स्पीड, विथ सेम फोर्स. सो इन योर बुक देयर इज़ एग्जाम्पल ऑफ रॉकेट, बट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉल क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू रॉकेट, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ऑफ द फिनोमेना ऑफ रॉकेट, बट वी आर यूज टू ऑफ प्लेइंग विद बॉल. सो हमें अंदाज़ा है कि किस तरह से वो एक्शन का रिएक्शन देती है. सो ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, second equation, second law of motion, and complete your work as well as your previous work and submit the register to school on the given dates